क्या हालचाल। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को ढेर सारा प्यार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार ब्रेनवे पर। और आप अपने दिन की गुड मॉर्निंग की शुरुआत कर रहे हैं हमारे साथ, मतलब कुमार दिवाकर के साथ। आज के क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर, जिसमें राज्य एवं राष्ट्र की आय का पूरा कहानी समझने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपके समझ के लिए हमें भारत के उस दौर से लेके इस दौर तक में क्या बदलाव हुआ, क्या स्थिति रही, उन सभी का संपूर्ण विवरण, संपूर्ण डिटेल्स के साथ हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम, अगर इस अध्याय की बात करें तो इस अध्याय में हम मुख्य रूप से जिसकी चर्चा करने वाले हैं, मुख्य बिंदु, अगर इस चैप्टर के मुख्य बिंदु को पहले हम समझा दें तो एक एक करके समझना हमारे लिए आसान होगा, है ना। तो क्यों ना पहले मुख्य बिंदु को हम लोग देख ले, क्या क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? आय के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में? आय के बारे में। दूसरा राष्ट्रीय आय के बारे में। किसके बारे में दोस्त? राष्ट्रीय आय के बारे में। ठीक है, फिर तीसरा प्रति व्यक्ति आय के बारे में, प्रति व्यक्ति आय के बारे में। ठीक है, उसके बाद इन चीज़ों को जब समझ लेंगे तो हम जीवन स्तर के बारे में पढ़ेंगे। इन सब को पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम जीवन स्तर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब को समझने के बाद हम जीवन स्तर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहले इसका हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिसका चर्चा करेंगे। अगर हम 5वें नंबर पे दें तो सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीडीपी। ठीक है, इसी के साथ अगले पॉइंट में जब हम जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है दोस्त, इसे क्या बोलते हैं? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और उसके बाद जो पढ़ेंगे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे बाबू? नेट नेशनल प्रोडक्ट। और इसी के साथ जो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कि बिहार की स्थिति क्या है, बिहार की स्थिति। क्या पढ़ेंगे दोस्त? बिहार की स्थिति। ठीक है ना। इसके साथ क्या पढ़ेंगे? बिहार की स्थिति। तो ये इस चैप्टर में हम कहानी के रूप में इन सभी पॉइंट्स का चर्चा करेंगे और अगले क्लास में हम इसको पूरी तरह से, इसके पूरे पीडीएफ के साथ आपको डिटेल्स में पढ़ा देंगे, जिसमें पूरा डिटेल्स के साथ साथ आपको एग्जाम से रिलेटेड सभी पॉइंट्स का पूरा कंक्लूजन आपको समझ में आ जाएगा और सभी वो प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है या प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है बाबू? आय। पहले इस चैप्टर को समझते हैं। ये तो हमारा हो गया कि इतना बात पढ़ना है, चैप्टर को समझते हैं। राज्य और राष्ट्र की आय। आप एक बात बताओ, भारत में राज्यों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपको पता है कि भारत में अगर राज्यों की संख्या की बात करें बाबू, भारत में अगर राज्यों की संख्या की बात करें तो कुल राज्य कितने हैं बताओ? 28। भारत में राज्य कितने हैं मेरे दोस्त? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो अगर हम उसके अर्थव्यवस्था के आधार पे, कमाई के आधार पे, कोई तो आधार होगा कि कौन सा राज्य गरीब है, अमीर है, कैसे हम तय करेंगे? इन सभी चीज़ों का आकलन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। अच्छा, आय का मतलब क्या होता है? आय का मतलब होता है, आय का मतलब इंग्लिश में समझो इनकम। लोग बोलते हैं ना इनकम,
इनकम क्या होता है? इनकम क्या होता है? जब भी हम काम करते हैं ना, तो हमारे काम के बदले में जो हमें मिलता है ना, वही हमारी आय है। ठीक है ना? ठीक है ना? मतलब हमारे काम के बदले में जो हमें हमारा मेहनताना मिलता है, वही क्या है बेटा? आय है। ठीक है ना? आय सबको समझ में आ गया? अगर इसको डिफाइन करने की बात हो, एक एक करके हम डिफाइन करते हैं। पहला पॉइंट, आय। आय का मतलब क्या हुआ बताओ? आय को हम क्या बोलेंगे? इनकम। आय को क्या बोलेंगे? इनकम। अब इनकम का मतलब क्या हुआ बच्चा? इनकम का मतलब क्या हुआ बताओ? इनकम का मतलब क्या हुआ? उत्पादन के जो विभिन्न साधन होते हैं, क्या होते हैं? उत्पादन के विभिन्न साधनों, ठीक है, उत्पादन के विभिन्न साधनों क्या क्या हो सकता है? जैसे क्या क्या हो सकता है बताओ? श्रम, पूंजी, भूमि, ठीक है ना? बहुत हो सकता है ना? ठीक है, उत्पादन के विभिन्न साधनों, ठीक है, जिसमें क्या क्या हम बोलेंगे? श्रम हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा, ठीक है ना, को काम के बदले मिलने वाले पारिश्रमिक को क्या बोलते हैं बेटा? आय कहते हैं, है ना? आय कहते हैं। ऐसा कोई भी काम जो करके आप पैसे कमाओ, क्या है? आय है। ठीक है, समझ में आ गया आय क्या है? आय का मतलब हम काम करते हैं, हमको बदले में पैसा मिलता है, वही हमारी कमाई है। ये तो सिंपल भाषा हो गया। एग्जाम में लिखने के लिए डिफिनीशन चाहिए ना। तो विभिन्न साधनों को आप पारिश्रमिक के रूप में काम करके जो मेहनताना लेते हो, जो आपको धन मिलता है, वही क्या है? आपका आय है। ठीक है, आय समझ में आ गया? आय समझ में आ गया? अब अगर आय समझ में आ गया तो अब समझते हैं अगला हमारा पॉइंट, राष्ट्रीय आय, है ना? राष्ट्रीय आय। पहले आप परिभाषा सुन लो 2-3 बार हमसे, इससे आपको दिमाग में बैठ जाएगा कहानी के तौर पे, और उसके बाद हम इसके परिभाषा को आपको लिखवा देंगे। ठीक है, सुनो पहले। किसी देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। समझ में आया? फिर से सुनो। किसी देश के भीतर एक साल के अंदर उसके द्वारा किया गया सभी उत्पादन या सेवा के दौरान जो मौद्रिक मूल्य का योग होता है, वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? देखो, किसी भी देश के भीतर एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। समझ में आया बच्चा लोग? समझ में आया? ठीक है,
देखो, किसी भी देश का मतलब स्थिति का पता लगाने के लिए क्या जरूरी है, उसके आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए उसके राष्ट्रीय आय का गणना करना जरूरी है। तो इसके संदर्भ में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करना। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है बच्चा लोग? वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 1867-68 में, ठीक है ना, 1867-68 में कौन? दादा भाई नौरोजी ने पहली बार क्या किया था? पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की, है ना। और थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो 1867-68 में देश क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। देश क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम याद रखना। पुस्तक का नाम क्या है बच्चा लोग? बताओ, किसी को पता है क्या? क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना। ये इनके पुस्तक का नाम है, ठीक है। पहली बार गणना कब हुई थी? 1867-68 में। 1867-68 में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। राष्ट्रीय आय भी समझ में आ गया। इसके साथ अगला पॉइंट हम लोग क्या देखे थे बाबू? प्रति व्यक्ति आय। अगला क्या था? प्रति व्यक्ति आय। अगला क्या था दोस्त? अगला हमारा था प्रति व्यक्ति आय। क्या था बच्चा लोग? प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना। ये एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। देखो, किसी भी देश में समझो, है ना, किसी भी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग पर जो भागफल प्राप्त होता है क्या कहलाता है बेटा? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। अब इसका सूत्र है, है ना, सूत्र पता है? सूत्र तो पता ही होगा। सूत्र कैसे होगा? प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होगा बताओ? कुल आय बट्टा कुल जनसंख्या। टोटल कमाई को टोटल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वही क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय होगा। वही क्या होगा बेटा?
प्रति व्यक्ति आय होगा। ठीक है ना? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया? इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो अगला हमारा था जीवन स्तर पर प्रभाव। क्या था बाबू? जीवन स्तर पर प्रभाव। अगर जीवन स्तर पर प्रभाव की बात करें तो बताओ उसके लिए क्या जिम्मेदार है? जीवन स्तर पर प्रभाव के लिए जो जिम्मेदार है वो क्या है बताओ? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है ना? अब ये कैसे, ये बात समझो। हम किसकी बात कर रहे हैं? जीवन स्तर की। किसकी बात कर रहे हैं बाबू? जीवन स्तर की। ठीक है ना? तो एक बात बताओ, अगर हमारा लाइफ स्टाइल आपको जानना है तो ये तो हमारे कमाई पे निर्भर करेगा ना, कि हमारी कमाई कैसी है। जैसी हमारी कमाई होगी वैसा हमारा लाइफ स्टाइल होगा। आज भारत एक क्या है? विकासशील देश है। कैसा देश है बाबू? विकासशील देश। भारत कैसा है? विकासशील देश है। विकासशील देश का मतलब क्या हुआ है? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मतलब प्रति व्यक्ति आय कम है। आज भी सरकार ऐसी ऐसी योजनाएं चला रही है जिसमें अनाजों को मुफ्त बांटा जा रहा है। हमारे पास किसकी कमी है? रोजगार की कमी है। ठीक है, अगर हमारे पास रोजगार की कमी होगी तो भुखमरी बढ़ेगी। अगर भारत एक विकासशील देश है मतलब हमारे पास क्या कम है? रोजगार। अगर रोजगार हमारे पास कम होगा, रोजगार हमारे पास कम होगा तो क्या होगा बाबू? भुखमरी बढ़ेगी। भुखमरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताओ? भुखमरी बढ़ेगी, क्या होगा? गरीबी बढ़ेगी। गरीबी बढ़ेगी मतलब हमारा प्रति व्यक्ति आय अगर बहुत ऊंचा है, प्रति व्यक्ति आय अगर बहुत ऊंचा है तो हमारा जीवन स्तर क्या होगा? ऊंचा होगा। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय अगर बहुत नीचे है, अगर ये नीचे की तरफ है तो हमारा जीवन स्तर भी क्या होगा? बहुत नीचे होगा। हमारा जीवन स्तर क्या होगा? नीचे होगा। मतलब स्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति आय वो कारक है जो हमारे जीवन स्तर को बुरी तरह से क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है ना? अगर हमारी कमाई बहुत अच्छी है तो हमारा जीवन स्तर क्या होगा? अच्छा होगा। अगर हमारे पास अच्छी मेडिकल सुविधा होगी, हमारे पास अच्छा शिक्षा होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ियाँ होंगी, मतलब हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर हमारी कमाई अच्छी नहीं हुई तो हमारा जीवन स्तर क्या होगा? टेम्पो में धक्का खाएंगे, है कि नहीं? ट्रेन के जनरल बोगी में सफ़र करेंगे, ठेले पे खाना खाएंगे, है ना? चावल दाल खाएंगे तो सब्जी नहीं, और चावल सब्जी खाएंगे तो दाल नहीं। मतलब जितनी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हो वो पूरा करने में हम क्या होंगे? असक्षम होंगे, है ना? और अगर इसको बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो बात ही क्या है बताओ? ठीक है ना? समझ में आया यहाँ तक में? उम्मीद है कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर दिक्कत नहीं है तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है दोस्त? हमारा अगला पॉइंट है GDP। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी क्या होगा बाबू? सकल घरेलू उत्पाद। क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है ना? अगर सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद को डिफाइन करना हो तो क्या करोगे बताओ? अगर आप सकल घरेलू उत्पाद को डिफाइन करने जाओ तो क्या करोगे बताओ? सकल घरेलू उत्पाद क्या होगा? क्या होगा बताओ? ठीक है, देखो, किसी
भी देश के भीतर एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ठीक है ना। सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। समझ में आ गया? मतलब एक साल के भीतर जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे या जो भी सेवा करेंगे वही क्या कहलाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू मतलब घर के अंदर, देश के अंदर, देश के सीमा के अंदर, देश के भीतर, ठीक है ना। तो सकल घरेलू उत्पाद समझ में आ गया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम लोग? अगला पॉइंट पढ़ेंगे, क्या बताओ? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हमारा अगला पॉइंट क्या था? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है ना, GNP, ठीक है। अब GNP का मतलब क्या हुआ? अब GNP का मतलब क्या हुआ बताओ? GNP का मतलब हुआ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होगा दोस्त? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? देखो, इसको जब डिफाइन करना होगा तो क्या करोगे? GDP में विदेशों से प्राप्त, GDP में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, शुद्ध आय को जोड़ने पर प्राप्त उत्पाद क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, ठीक है। अगर इसको ऐसे लिखना हो GNP, तो कैसे लिखोगे बताओ? कैसे लिखोगे बताओ? GDP प्लस शुद्ध विदेशों से प्राप्त आय। अब इससे तो ये समझ में आ गया ना, अगर डिफिनीशन याद नहीं है तो ये तो समझ में आ गया कि अगर GDP में विदेशों से जो शुद्ध प्राप्त आय है अगर उसको जोड़ दिया जाए तो जो हमें प्राप्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे? GNP बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे दोस्त? GNP बोलेंगे, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद क्या है बच्चा? इसके बाद है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसको हम क्या बोलते हैं बताओ?
NNP फुल फॉर्म नेट, फुल फॉर्म क्या होगा बाबू? नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखो अगर इसको डिफाइन करने की बात हो, अगर इसको डिफाइन करने की बात हो तो कैसे करोगे? GNP, ठीक है, GNP में से, GNP में से घिसावट, घिसावट मतलब जो मूल्य का ह्रास हुआ, क्या बोलते हैं उसको? मूल्य ह्रास को घटाने पर जो राशि बचती है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, ठीक है ना। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या हुआ? अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या हुआ? NNP का मतलब क्या हुआ बताओ? NNP का मतलब हुआ GNP माइनस मूल्यह्रास, मूल्यह्रास मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सकल, सॉरी शुद्ध बोल रहे हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अगर मूल्यह्रास को हम घटा दें या घिसावट जिसको बोलते हैं उसको घटा दें तो हमें जो मिलेगा वो एकदम शुद्ध मिलेगा ना, तो उसे क्या बोलेंगे? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। इतने सारे डिफिनीशन थे। एक और पॉइंट था जो हम लोगों ने पढ़ा था, बिहार की स्थिति के बारे में हम लोगों को चर्चा करना था, है ना दोस्त। हम लोगों ने सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया, है ना। हम लोगों ने आय को कवर किया, ठीक है, राष्ट्रीय आय पढ़ा, प्रति व्यक्ति आय पढ़ा, जीवन स्तर पढ़ लिया, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद भी पढ़ लिया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पढ़ा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पढ़ा। अब बिहार की स्थिति, हमें चर्चा किसका करना है दोस्त? बिहार की स्थिति का, ठीक है। चलो बिहार की स्थिति, हम बिहारी हैं तो बिहार की स्थिति का चर्चा करेंगे। बिहार की स्थिति, बिहार की स्थिति के संदर्भ में बात करेंगे। देखो भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राष्ट्रीय औसत आय या राज्य की आय की तुलना की जाए तो बिहार की राष्ट्रीय आय की तुलना में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, ठीक है ना। बिहार की स्थिति में अगर हम चर्चा करें, अगर हम चर्चा करें तो किसकी करते हैं बाबू? प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, सबसे कम, ठीक है। इसी के साथ क्या पढ़ते हो? जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको पूरा का पूरा समझने के लिए। अगर यहाँ से और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना चाहो तो क्या समझोगे बताओ? ये समझोगे कि बिहार में, बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय
ये बिहार के संदर्भ में देख रहे हैं हम लोग कि बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक जबकि शिवहर का सबसे कम। शिवहर का सबसे कम, ठीक है। ये कुछ डेटा था जो आपको लिख दिया मैंने। अब समझने वाली बात जो है उसको समझते हैं। देखो, अगर बिहार के संदर्भ में हम देखें, बिहार की स्थिति को देखें, तो बिहार संसाधनों से परिपूर्ण, संसाधनों से भरपूर राज्य होने के बाद इसकी प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे कम है। इसके पीछे बहुत सारा कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या घनत्व। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है बाबू? जनसंख्या घनत्व। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की स्थिति को देखें तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है बच्चा? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा क्षेत्रफल है, ये हमारा क्षेत्रफल है। और उसमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व कितना ज़्यादा है? अगर इसको स्पष्ट बोला जाए तो लगभग 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, 2011 के अनुसार। अभी 2011 के अनुसार अभी 1200 से प्लस होगा, है कि नहीं बताओ? है कि नहीं बताओ? तो ये जनसंख्या घनत्व, ये क्षेत्रफल, ये दिखाता है कि बिहार भौगोलिक दृष्टिकोण से लोगों के रहने के लिए एक फेवरेबल जगह है। लेकिन ये इतना फेवरेबल है कि जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा है तो लोगों के पास मतलब आय के लिए कोई ऐसा विकल्प नहीं है। वो अपने कमाई के लिए किसी अन्य राज्यों पे निर्भर हैं। बिहार का आय का स्रोत, बिहार के आय का स्रोत, आय का मुख्य स्रोत, बिहार के आय का मुख्य स्रोत आप सबको पता है दोस्त, आप सबको पता है क्या है बताओ? कृषि है या पशुपालन है, ठीक है ना। लोगों के लिए रोजगार के बहुत सारे ऑप्शन तो है नहीं। मुख्य पेशा क्या है? या तो कृषि नहीं तो पशुपालन। तो अब कृषि और पशुपालन से इनकी कमाई उतनी नहीं हो पाती जिससे इनका भरण पोषण हो। तो जब भरण पोषण ही नहीं होगा तो अभी जीवन स्तर की बात कर रहे थे ना, बिहार के लोगों का जीवन स्तर कैसा है बताओ? बिहार के लोगों का जीवन स्तर, जीवन स्तर निम्न। जीवन स्तर क्या है बच्चा? निम्न है। निम्न क्यों है? आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? तो बिहार के दृष्टिकोण से अगर देखें तो राष्ट्रीय आय में हमारी स्थिति प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। और इसका कारण है कि बिहार अत्यंत पिछड़ा राज्यों में गिना जाता है, ठीक है। आज इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के पॉइंट हो सकते थे हम लोगों ने उसका बढ़िया से एक कहानी समझा। दिमाग में उन सभी पॉइंट्स को आप याद रखोगे। याद रखने के लिए मैं रिकॉल करवा दूं, सबसे पहले आप आय को पढ़ोगे, फिर राष्ट्रीय आय को पढ़ोगे, फिर प्रति व्यक्ति आय को पढ़ोगे, फिर जीवन स्तर के बारे में पढ़ोगे। अब इतना कुछ समझ लेने के बाद आप ये समझने के लिए तैयार हो कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। फिर राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में पढ़ोगे, है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में पढ़ोगे। और जब इन सब बातों को हम पढ़ लेंगे तो अब अपने बिहार के संदर्भ में इन बातों को पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर आपको एक कहानी की तरह लगेगा। उम्मीद है कि आपको इससे एक बहुत अच्छा खाका दिमाग में तैयार हो गया होगा। जो इकोनॉमिक्स आपके लिए डरावना लगता था वो अब आपका फेवरेबल बन जाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम अपने क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। मिलेंगे फिर किसी और चैप्टर के इसी तरीके के व्याख्या के साथ, क्योंकि इस चैप्टर का अगला पार्ट जो आएगा उसमें आप क्या करते हो, पूरे के पूरे PDF के रूप में आप लिखित पॉइंट्स को समझते हो, क्वेश्चन को समझते हो, ठीक है। अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, खुश रहो। मिलते हैं फिर अगले क्लास में इसी तरीके से। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, स्टूडेंट के कमजोरियों को दूर करना, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। इसी उम्मीद के साथ कि आप वैसे ही हमें सपोर्ट करोगे जैसे हम आपको करते हैं। आज आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। सबको बाय बाय।